लगता है कि भाई जो पानी वेस्टेज जाता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मगर अपने देश में बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनको मतलब वो पानी पीने के लिए मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। मगर बहुत सारे स्लम में मतलब वो पानी जब कोई स्लम अनधिकृत है ऐसा समझकर वहाँ म्यूनसिपालिटी वहाँ पानी नहीं देती। मुझे लगता है कि भाई जलाधिकार फाउंडेशन ने मानवता के दृष्टिकोण से मतलब इस पर भी विचार करना चाहिए कि भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। उसी तरह मतलब देहातों में ट्राइबल की बस्ती होती है, दलित बस्ती होती है, मतलब पानी का सोर्सेज ही बहुत कम होता है। बहुत गाँव में मतलब पानी की टंकी होती है मगर पानी होता नहीं है, या पानी होता है वहाँ टंकी होती नहीं है, ये भी प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर जल को पीने का अधिकार या मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो जल लगता है मतलब वो भी है ही। तो भी वैसा देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र की चर्चा तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, मगर खाली 16-17% की इरीगेशन वहाँ है। पंजाब में आप जाते हैं तो पंजाब में 98% इरीगेशन है। तो जलाधिकार तो मतलब हर मानव को भी जल मिलना चाहिए और किसी को भी जल मिलना चाहिए, इस पर भी मतलब चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि SC/ST की हमारी मीटिंग जो उसमें आया था तो अभी मालूम हुआ तो एक विषय अपना विषय वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि जल अधिकार फाउंडेशन ने जो चर्चा रखी है तो इसमें जरूर मतलब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हमारा भी आपको सहयोग रहेगा और किस तरह मतलब पूरा देश मतलब हर एक को जल का अधिकार मिलना चाहिए, जल का हक मिलना चाहिए। इसके लिए भी कुछ रेजोल्यूशन आपने पास करके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को भेज कर उनके तरफ से मतलब जिनको जल का अधिकार मिलता नहीं उनको जल का अधिकार देने के लिए आपके फाउंडेशन ने कोशिश करनी चाहिए और हम आपके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। रावल साहब जी की बात से मुझे एक चीज ध्यान में अच्छी आ रही है कि आपने अच्छा बात करा कि हम यहाँ पे एक रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि पीने का पानी देना सब व्यक्तियों को पहुँचाना, सरकार को इसकी पूर्ति करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा रेजोल्यूशन कंसेंसस की तरह से हम आप भी ले सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूँगा मैं, जलाधिकार फाउंडेशन केवल इंसान की बात नहीं करती। आपने पत्रक देखा होगा, हमने कहा है कि कोई भी व्यक्ति है, पशु पक्षी है एवं वनस्पति है, लिविंग क्रिएचर्स एंड आल्सो नॉन लिविंग। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग के लिए पानी चाहिए, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर के लिए पानी चाहिए और ये पानी निःशुल्क चाहिए, ऐसा जलाधिकार फाउंडेशन का मानना है। हमारी सारी मुहिम में हमने तय किया है और आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने, यानी आज दिल्ली में जो सरकार है, इससे पूर्व भी दिल्ली सरकार जिसमें कांग्रेस सरकार थी, हमने बहुत प्रयत्न किया, वो सुनना नहीं चाहते थे। आज दिल्ली सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि वास्तव में पानी नहीं बिकना चाहिए, प्रकृति प्रदत्त जीवन तत्व है। ये एग्जाम्पल है देश भर के अंदर कि जहां पर एक सरकार ने पानी फ्री किया है, बाकी सारी प्रांतों की सरकारों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि वो इस बारे में विचार करें कि वहां भी पानी फ्री होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि पानी जो है लिविंग और नॉन लिविंग सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, फ्री उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा मानना है जलाधिकार का। हमारे मध्य में श्री भैरव प्रसाद जी सांसद बांदा से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। निश्चित तौर से पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लोगों के पीने के लिए, और खेती भी अगर सिंचाई करना है तो पानी के बिना खेती भी नहीं हो सकती है किसान की, महत्वपूर्ण है। और मैं
मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ बुंदेलखंड क्षेत्र है और वहाँ पर पानी की और भी विषम स्थिति है और विशेष तौर से वो पाठा इलाका भी मेरे क्षेत्र में आता है जो पाठा कहा जाता है चित्रकूट जनपद का, जहाँ पर कहा गया था, पुरानी कहावत थी कि इधर अगर चाहे मेरा घड़ा न टूटे और चाहे खसम मर जाए, ऐसी एक पूरी कहावत थी कि वहां पर आज की स्थिति अब थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुधार अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि जो मैं कहावत तो कह रहा था कि पुराने जमाने में जो घरों में पानी दूर दूर से महिलाएं लाती, इतनी दूर से लाती थी कि वो परेशान हो जाती थी। तो उधर एक घोड़ा जो उसको परेशान कर रहा था, वो घर बार बार घोड़े को वो महिला उसको हटा रही थी, लेकिन फिर भी वो घड़े के पास तो वो लग रहा था कि घड़ा गिर जाएगा, मैं घोड़ा मेरे ऊपर अकड़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा था, उस समय एक कहावत कही थी, ये घोड़ा तुम जो है रहम करो मेरे ऊपर और ये जो है मेरी गदरी न फूट जाए, चाहे मेरा खसम माने पति, कहा जाता था। तो ये वो उस क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो निश्चित तौर से पानी एक विषम स्थिति है। अभी भी बुंदेलखंड में मैं अनुभव किया है कि वहां पर पानी की अभी समस्या है, विशेषकर सिंचाई का प्रतिशत अति न्यून है। अगर मेरे बांदा चित्रकूट में देखा जाए तो सिंचाई का प्रतिशत अति न्यून है, इस कारण से सिंचाई नहीं हो पाती। पानी के पीने का भी स्तर बहुत नीचा है, यहाँ तक कि उधर कहा गया है तमाम ड्राई जोन घोषित कर दिए गए हैं ब्लॉक हमारे एरिया के कि इससे पानी नहीं निकाला जा सकता है, नहीं तो पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी समस्या है। तो मैं तो समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें एक जिलाधिकारी फाउंडेशन इस विषय पे चर्चा कर रहा है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो सुझाव इसमें आए होंगे, क्योंकि इधर आज एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, इसलिए हम लोग ज्यादा समय इसमें भाग नहीं ले सकते हैं और अभी भी थोड़ा कुछ देर बैठ के मैं जाऊंगा। लेकिन एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस विषय में दोनों में चर्चा होनी चाहिए। एक तो पीने का पानी सबको सुलभ रूप से मिल सके और जैसा कहा गया है कि जैसे ही हम सबको एक मूलभूत अधिकार है हमारा, हमको स्वच्छ पानी मिले, हमको उसको पीने के पानी के लिए हमको सबको व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे शिक्षा की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अधिकार है हम सबका, ऐसे ही हमारे बच्चों के पालन पोषण का अधिकार है, ऐसे हम सबको भी पानी का अधिकार है कि पानी होना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, उसका कोई दुरुपयोग भी होता है, उसको भी कैसे हम इसका रोका जाए। जो भी हमारी सरकार ने जो शुरू किया है, तो निश्चित तौर से कि पानी को कैसे जैसे शहरों में हम छतों तक जो बरसात का जल है इसको कैसे रोका जाए। और मैं तो समझता हूँ इसमें थोड़ा सा जरूर पहल होनी चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे पानी को, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, इसको कैसे रोके, इसके लिए भी व्यवस्था विशेष तौर से होती रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ और कोई विशेष साधन नहीं है। अभी न तो 3 नदियां हैं, ना अन्य कुछ है, जिससे अभी तो तालाबों का पानी भी आदमी पीते थे उधर। यहाँ तो तमाम जैसे चर्चा होती है कि पानी को उधर व्यवस्थित करके प्यूरिफाई करके, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं और बुंदेलखंड में तो बहुत ऐसी है जहाँ अभी भी तालाब का पानी पीते हैं। कुओं का पानी जो उधर पुरानी बावलियां होती थी वो भी उधर करते हैं। तो एक थोड़ा सा इस चीज में होना चाहिए कि कैसे इसको भी जल संरक्षण के जो हमारे पुराने स्रोत हैं उनको जरूर हम सबको उनको पुनर्जीवित करें, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। और कैसे हम जो बरसात का पानी है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसको जरूर ये व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो अब का विषमता है, कहीं सूखा है, अभी मेरे यहाँ उधर पानी की जरूरत है और उधर बहुत जगह बाढ़ का एरिया है। तो जो नदी जोड़ों की स्कीम जो आई है, इसमें जरूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कुछ पर्यावरण या कुछ ऐसी चर्चा हो जाती है कि कुछ लोग विरोध करते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा एक नदियां को जोड़ने वाला जो सिस्टम है, अगर वो रहेगा तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। जो पानी जहाँ जरूरत है वहाँ उधर फैलेगा। इस विषय में विचार होना चाहिए और तमाम सम्यक विचार। मैं कहता हूँ कि उधर नदी जोड़ने से क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ लोग उसको विरोध भी कर रहे हैं, तो ये भी इस पे भी थोड़ा चर्चा करके और एक गहन मंथन होना चाहिए, जिससे लोगों को ये बरसात का पानी जो बेकार जाता है ये न जाए, ऐसा हम सबको प्रयास होना चाहिए, कैसे सबको स्वच्छ जल मिल सके। और भी मैं कहता हूँ कि जैसे ये और भी चर्चा आती है, जैसे ये हम बनाते हैं प्यूरिफाई करने के लिए उसको तमाम जो सिस्टम है, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं जैसे केमिकल है जो शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा ये चिंतन करना चाहिए इस फोरम को कि जो ये केमिकल्स हैं इसमें कितनी मात्रा में उस जल में मिलाया जाए, उसको प्यूरिफाई करने
लिए, जिससे वो उधर नुकसान न कर सके शरीर को। इस पर भी आप सब समझ विचार करें कि ये बातें करता हुआ आप सबको बधाई देता हूँ। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए और समय समय पर आप इसका सुझाव लेकर के चर्चा करते रहेंगे और एक ऐसा एक निष्कर्ष देंगे जिससे सरकार को भी सुविधा होगी कि क्या जरूरत है यहाँ। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। हम चाहेंगे कि आप इस पूरी मुहिम को आगे भी चर्चा अपने क्षेत्र में भी और पार्लियामेंट में भी इसके विभिन्न विषयों पे अगर आप प्रश्न पार्लियामेंट में उठाएंगे या कोई उसके लिए डेटा वगैरह चाहिएगा तो हम लोग उसके लिए अगर पार्लियामेंट में इसके प्रश्न वगैरह उठेंगे अलग अलग विषयों पे तो इस विषय को भी महत्व मिलेगा और इसकी जागरूकता भी बढ़ेगी। मुझे खुशी होगी जो थोड़ा सा और जैसे डाटा देंगे और भी चीजें होगी तो उनको पार्लियामेंट में भी और सक्षम जगहों में रखने का भी बात करूंगा और रखता भी रहता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम अभी मैं श्री अवधेश से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी को और बुके देके पेमेंट देके सम्मानित करें। चर्चा को हम जारी करते हैं और पुनः अपनी बात 3 से 5 मिनट में रखेंगे। परिचय पहले अपना बताएं। मेरा नाम संजय सम्राट है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोपाल जी का और कैलाश जी का कि जो उन्होंने जल फाउंडेशन बनाया है और लोगों को अवेयरनेस इतनी दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो ये जल की जो प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली जो ये व्यवसायीकरण हो रहा है इसका पानी का, ये सबसे बड़ी समस्या इस वजह से हो रही है। आपने पहले देखा होगा कि दिल्ली के कम से कम एनडीएमसी एरिया में आपने हर जगह प्याऊ देखे होंगे। आज वो प्याऊ नाम मात्र के और मेरे हिसाब से तो वो एक भी नहीं है। अगर ये प्याऊ होते आज की डेट में और दिल्ली में जो ये नागरिक हमारे आए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे लोग आए हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए, अगर ये आज एक संकल्प लेके जाएं कि हम अपने अपने एरिया में जो एरिया वेलफेयर एसोसिएशन है उनके माध्यम से अगर एक प्याऊ भी बना दें तो शायद ये जो जल के व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर भी थोड़ी लगाम लगेगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीवेज सिस्टम है, क्योंकि जो सीवेज सिस्टम है हमारा हिंदुस्तान का सही नहीं है। ज्यादातर सीवेज सिस्टम हमारी यमुना नदी में जाके गिर जाता है और उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो ये तो सरकार के लिए कहें हमारे गोपाल साहब कि सरकार को बताएं, जो हमारे मंत्री हैं, कि जो सीवेज सिस्टम है उसको सुधारा जाए कि जिससे उसकी कॉस्ट को कम करा जाए और शुद्ध पानी जो जा सके और जो सीवेज सिस्टम होता है उसका जो यूज जो है खाद के रूप में हो सके, जिससे हमारी खेती में भी उसकी बढ़ोतरी हो सके और उसकी कॉस्ट हमारी कम हो सके कि जो नदियों में जाके हमारे साफ हो। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपने गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी में है। मैंने देखा है कि कुछ मेरी गाड़ियां उद्योग भवन निर्माण भवन में चल रही हैं, वहां मैंने देखा है कि जितनी भी पानी पीने की जो जगह है वो पानी जो है वो बिस्लरी पानी की बोतल, किनले की बोतल या एक्वाफिना की बोतल है। तो करोड़ों रुपया तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार की भी बात आएगी, इसमें दिल्ली सरकार भी हो सकती है। तो मैं गोपाल जी से कहना चाहूंगा कि गोपाल जी के माध्यम से वो बात मंत्रियों तक पहुंचे, उस डिपार्टमेंट तक पहुंचे कि वहां पे आरओ सिस्टम लगाया जाए कि जिससे इनके व्यवसायीकरण जो कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां जो पानी के माध्यम से करोड़ों रुपया कमा रही है उस पर लगाम लग सके। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आम जनता भी भारत की वो भी चाहती है कि हम जल अच्छा साफ पानी पिए, लेकिन मैं देखता हूं कि जो इसकी कीमत है, जो इनके इक्विपमेंट्स हैं, चाहे एक्वाफिल जो होती है, जो एक्वागार्ड जितने भी हैं वो 8 से लेकर 10-10, 20-20 हजार के हैं, तो लोग वो उससे दूषित पानी पीते हैं। सरकार इसके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तक बात पहुंचाए कि कुछ सस्ते संयंत्र, जिस तरीके से वो बल्ब बनाए आजकल सस्ते और वो बिजली कंपनियां दे रही हैं, इस तरीके से सस्ते कुछ इक्विपमेंट्स बनाए कि जो आम जनता भी साफ और सुथरा पानी पी सके।
इस बात को। और मैं और एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग बड़े बड़े आए हुए हैं उनमें दो बातें मैंने देखी, एक तो होती है कथनी और एक होती है करनी। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है कि जब मैं देखता हूँ शादी ब्याह होते हैं, यहाँ तो कहेंगे कि हम बिस्लेरी का पानी नहीं पियेंगे, यहाँ तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। और जब मैं देखता हूँ कि शादी ब्याह होती है, जब भी जितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो बड़ी बड़ी पार्टी होती है, तो वो फिर वो बिस्लेरी की बोतल लगा देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले लोगों को ना कथनी और करनी में फर्क करना चाहिए कि जो अपनी जो सोच है ना, वो सोच को ना इंप्लीमेंट भी करें। कि सोच तो बनाएंगे कि हमें कि पानी का व्यवसायीकरण को रोक देंगे, लेकिन जब अपने उनके मैं ऑफिस गया तो वो देखा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिस्लेरी की बोतलों से पानी पिला रहे हैं। मैंने उनको देखा कि उनके ना जो नलके हैं वो लूज चल रहे हैं, वेस्ट जा रहा है पानी। तो मैंने पूछा भाई साहब ये तो वेस्ट जा रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो भाप बन के ना पानी उठ जाता है फिर वापसी आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कथनी और करनी में भी थोड़ा फर्क करें। और प्याऊ जो है ना वो गली गली जहां पे भी होते हैं कॉलोनियों के एरिया वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू या कॉलोनी एनडीएमसी एमसीडी के थ्रू वो गली गली में लगा, जिससे वो पानी लोगों को जो प्यासे लोग हैं गर्मी में पाते हैं। वो 2-2 रुपए गिलास का बस स्टॉप में भी मैंने देखा है कि लोगों की जेब में 2 रुपए नहीं होते, बेचारे पैसे के पैसे रह जाते हैं। तो इस बात पे भी गौर किया जाए और इसके व्यवसायीकरण को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है खासकर वहां पे मैंने क्योंकि देखा, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिस में मैं इतना नहीं गया, तो उस पर भी उन पे लगाम लगाई जाए और आरओ सिस्टम के माध्यम से लोगों को पानी की व्यवस्था करी जाए। धन्यवाद जी। मेरा नाम जगदीश राजपाल है। मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूँ। जैसे जंगल बन कंक्रीट का जंगल हो गया, क्या वहाँ व्यवस्था जैसे वाटर रिचार्जिंग के लिए बना किया कि नहीं है? कोई उसका ऐसा सूटेबल सिस्टम बनाया है ताकि वहाँ भी रिचार्ज हो जाए। चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है, छोटे छोटे मकान है, पानी की कोई व्यवस्था हो सकती है तो ऐसा सुझाव दिया जाए। कुछ देश है, इजराइल है, थोड़े से भी उसने पानी का मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट रखा है, ऐसा ट्रेंड किया जा सकता है। लोग चाहते हैं पानी की महत्व को समझते हैं, करना भी चाहते हैं। जहाँ तक पहले तो जोड़ होते थे गाँव में, काम होते थे ठीक, अब जोड़ नहीं है तो जो जोड़ पे कब्जा हो गया वही खाली करके रिचार्ज कर दी। आपका बड़ा अच्छा सुझाव था कि 1 करोड़ लीटर पानी रिचार्ज हो गया। जो वाटर रिचार्जिंग के दूसरे पॉइंट है थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। कुछ करने का क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसका सुझाव दिया। बाकी चीजें तो बहुत आती हैं करती हैं। तीसरा एक छोटा सा विषय लेके मैं समाप्त करता हूँ। हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे गंदा पानी है, जैसे जमुना के इनलेट में हम अगर वो मशीन लगाते हैं जो बाहर से आती है, वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की हमने 15 से 20 लाख में ट्रायल की है, वो खड़ी है। अभी तक कोई गवर्नमेंट का थक गए क्या कहते कोई नहीं ट्रायल लेने को तैयार है, जबकि पैसा नहीं मांगे। बिल्कुल गंदा पानी साफ करके इनलेट से हम जमुना में डाल सकते हैं। हमारे पास वो अरेंजमेंट है, मशीन तैयार करी है। सपोज होगा वाकिया 1.5 करोड़ की देती है, यहाँ 20 लाख में तैयार नहीं करती है। बाहर के लोग आए हुए उन्होंने तैयार किया, इंडियन थे, एनआरआई ने करेक्ट किया। तो ऐसा भी अगर आप जलाधिकार वाले कहते हैं तो हम उनको प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। मेरा धन्यवाद। आपका फोन नंबर सर? फोन नंबर सर दे देता हूँ। शिवराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, मंच पर उपस्थित गोपाल जी, जलाधिकार के अधिकारीगण, अवधेश जी। मेरा नाम सौरभ गांधी है। हमारी संस्था है यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली URD, जिसमें तकरीबन 1248 RWA दिल्ली की जुड़ी हुई है। जैसा आपने पानी के व्यवसायीकरण के ऊपर कहा, तो आप लोगों के बीच ये विषय रख रहा हूं मैं कि पिछले 1 साल से हम लोग लगातार इस व्यवसायीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली के अंदर वाटर मीटर इंस्टॉल किए जा रहे थे प्राइवेट कंपनियों द्वारा, पिछली सरकार के सुझाव के मुताबिक, फैसले के मुताबिक। और उन वाटर मीटर्स की वजह से दिल्ली के कई इलाकों के अंदर जो पानी के बिल थे सैकड़ों हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गए, जिसके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया। और अभी कुछ समय पहले दिल्ली सरकार को उन AMR वाटर मीटर के ऊपर रोक लगाने का अपना मौखिक आदेश फिर से जारी करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं फ्री पानी देने की, लेकिन उन मीटरों की स्पीड इतनी तेज थी कि जहां लोगों का 20 किलो लीटर पानी या 15 किलो लीटर पानी बिलों में आया करता था, वो
सीधा 400 से 300 किलोलीटर हो गया, तो 20,000 वाली स्कीम अपने आप ही कवर हो गई। आप लोगों के बीच मैं इसलिए बात रख रहा हूं कि और भी लोग जागरूक हो सके कि अब वो मीटर लगाने बंद हो चुके हैं। तो ये व्यावसायीकरण के खिलाफ अगर हम देखें कि पीपीपी मॉडल दिल्ली के कई विधानसभाओं में चल रहा है, पिछले दिनों हमने पढ़ा भी कि उन्हीं विधानसभाओं के अंदर पानी की किल्लत खड़ी हुई है। अब वो किल्लत किस वजह से खड़ी हुई है, जबकि वहां एक पीपीपी प्रोजेक्ट चल रहा है जो खासतौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है कि उन इलाकों में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। पानी की सैनिटेशन की सफाई के लिए तकरीबन 8 महीने पहले हमने एक आर्टिकल फाइल की थी, जिसमें हमें ये पता लगा कि दिल्ली के अंदर जो लोग पानी का बिल देते हैं उसमें एक सीवरेज मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे पैसा वसूला जाता है, जो सालाना 300 करोड़ रुपए वसूला जा रहा था। लेकिन जल बोर्ड के पास उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसा कहां लगाया जा रहा है। दीवान जी ने बात की यमुना के खादर की। आप लोगों के समक्ष एक और चीज मैं रखना चाहूंगा।